नमस्कार साथियों, आइए आज मैं अपने इस वीडियो में आपको उत्तराखंड की प्राचीन इतिहास से जुड़े 10 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया हूं दोबारा। आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होंगी, ऐसी मेरी आशा है। और ये जो प्रश्न जो मैं लेके आ रहा हूं ये आपकी परीक्षाओं में बहुत आपको मदद करेंगे। इसी आशा के साथ आइए शुरू करते हैं आज के इन 10 प्रश्नों को। देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए शब्द प्रयुक्त है। बौद्ध साहित्य में अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख हमें मिला है वो मिला है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद से हमें उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। ऐसे अगर बात करें तो ऋग्वेद में अब उत्तराखंड के लिए जो हमें नाम मिला, देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, है ना। ऐसी आप रामायण में आ जाइए, महाभारत में आ जाइए, ब्राह्मण ग्रंथों में आ जाइए, सब जगह उत्तराखंड के लिए अलग अलग नाम हैं, है ना। तो उसी में से एक प्रश्न बनता है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त नाम है। आप जानते हैं कि बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया होगा और वहां पर उत्तराखंड के लिए जो शब्द प्रयुक्त है वो क्या है, सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए हिमवंत। क्या आना चाहिए? हिमवंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमवंत। हिमवंत। अगर हिमवंत नहीं आया तो पाली भाषा में एक नाम और है इसका, और वो है ऊशी नगर। क्या है? ऊसी नगर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए शब्द जो प्रयुक्त है वह है हिमवंत या ऊसी नगर। बाकी मैं आपको कहा है कि जब भी प्राचीन इतिहास की मैं लाइव क्लासें लूंगा तो उसमें मैं आपको फिर विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमवंत या ऊसी नगर। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है इसमें वो क्या है कि पौराणिक प्रसंगों में हिमालय को कहा गया है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की अधिकांश जानकारियां हमें अपने पौराणिक ग्रंथों से मिलती हैं, चाहे वो ऋग्वेद, उपनिषद, वेद या ब्राह्मण ग्रंथ आदि जो भी हमारे पौराणिक भागवत से भी हमें उत्तराखंड के विषय में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं या मिलती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पौराणिक जो प्रसंग हैं, पौराणिक प्रसंगों में हिमालय को कहा गया है। तो ये प्रश्न संख्या 2 है और इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? देवात्मा। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा भाई देवात्मा। तो ये सीधे सीधे आपको प्रश्नों के माध्यम से इसे हल करना है। इसमें किसी प्रकार के ऑप्शन का चांस नहीं है। दिमाग में सीधे आना है कि पौराणिक प्रसंगों में हिमालय को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे देवात्मा। ठीक है अरे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब जो इसमें तीसरा प्रश्न है वह है कि पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हो उसे कहा गया है। कई गढ़ हो। अगर बात करें गढ़ों की तो उत्तराखंड में आपको पता है कि उत्तराखंड का स्कंद पुराण के अनुसार 2 खंड, मानस खंड और केदार खंड का जिक्र जो है इस उत्तराखंड की भूमि के लिए है, जिसमें कुमाऊं वाली भूमि को मानस खंड कहा गया और गढ़वाल वाली भूमि को केदार खंड कहा गया। तो पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी जी किस पर्वतीय क्षेत्र को या जिसमें बहुत सारे गढ़ हो उनके लिए उसने क्या शब्द प्रयुक्त किया है? तो अगर बात करें गढ़वाल की तो आप जानते हैं कि गढ़वाल जिनमें बहुत सारे गढ़ हों, और आपने गढ़वाल का इतिहास जो पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के केदार खंड में 52 गढ़ों का उल्लेख है। अर्थात पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी वो पर्वतीय क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हैं उसे क्या कहते हैं? तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा, उसको कहा गया है गढ़वाला। क्या कहा गया भाई? गढ़वाला। गढ़वाला। गढ़वाला यानी जहां बहुत सारे गढ़ हों, गढ़ माने किले हों, तो उन्हें कहा गया गढ़वाला। तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हों तो उसे कहा गया है गढ़वाला या गढ़देश है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गढ़वाला या गढ़देश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो 4 है
प्रश्न संख्या 4 है हमारा हरिद्वार से संबंधित। आप जानते हैं कि कनखल जो है हरिद्वार में है, तो कनखल और मायापुर से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के कारण हरिद्वार को कहा गया है। हरिद्वार की अगर बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास में सर्वप्रथम यहां पर दक्ष का जिक्र है। दक्ष जिन्हें प्रजापति भी कहा गया है, प्रजा का पति अर्थात दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति के विषय में अगर बात करें तो इनकी राजधानी कनखल है, इनका यहां पर राज, उसके बाद फिर देवकालीन शासन व्यवस्था, इन्हीं की पुत्रियों से फिर देव असुरों की उत्पत्ति, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो देवकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत पौराणिक काल के अंतर्गत कनखल के विषय में बात करती है या बताती है। तो ऐसे ही इस प्रश्न में कहा गया कि कनखल और मायापुर से प्राप्त पुरातात्विक जो हमें साक्ष्य मिले उसमें हरिद्वार को क्या कहा गया है। तो सिंपल, क्योंकि आप जानते हैं अगर हरिद्वार का मैं बात करूं बहादुराबाद की, तो वहां पर हमें क्या मिले थे, मृदभांड, रिंग्स, चूड़ियां, ये जो साक्ष्य पुरातात्विक जो हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हरिद्वार वाले क्षेत्र को यानी कनखल और मायापुर से जो प्राप्त हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें कहा गया है गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर, सभ्यता का नगर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कनखल और मायापुर से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के कारण हरिद्वार को कहा गया है गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर। मैं आगे चलकर 100 प्रश्नों की सीरीज भी लाऊंगा जिसमें आप फिर इन प्रश्नों का दोबारा से आप रिवीजन कर सकते हैं और उसको बड़ी तेजी से हम चलाएंगे। तो फिलहाल आप जानते हैं कि स्टडी विद हिमांशु क्लासेस के माध्यम से मैं ये 10-10 प्रश्नों की सीरीज आपके बीच लाया हूं और आप जो है इस पर इसे देख रहे होंगे और इसे अपना प्यार जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, इस सीरीज में प्रश्न संख्या 5 है वो है कि व्यास जी ने षष्टिलिक्ष संहिता की रचना की थी। महर्षि व्यास जी ने षष्टिलिक्ष संहिता की रचना की थी। अगर मैं बात करूं कि वो कौन सा स्थान है जहां पर व्यास जी ने षष्टिलिक्ष संहिता की रचना की, तो आप जानते हैं कि व्यास जी से संबंधित एक गुफा का नाम भी हमारे उत्तराखंड में है जिसका नाम है व्यास गुफा, जहां पर अगर पौराणिक की बात करूं तो वेद लिखे गए है ना, गणेश जी ने लिखा, उन्होंने बोला, तो सीधे सीधे षष्टिलिक्ष संहिता यानी 6 लाख संहिता की जो रचना हुई है वो हुई है चमोली वाले क्षेत्र में, और चमोली वाले क्षेत्र को पूर्व में कहा गया है बदिकाश्रम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि व्यास जी ने षष्टिलिक्ष संहिता अर्थात 6 लाख संहिता की रचना कहां की, तो आप इसका उत्तर हो जाएगा भाई बदिकाश्रम। बदिकाश्रम जो हम कहते हैं चमोली वाले क्षेत्र को, चमोली। तो इस प्रकार व्यास जी ने षष्टिलिक्ष संहिता की रचना कहां की है, तो आप कहेंगे बदिकाश्रम अर्थात चमोली। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 है इसमें। मुस्लिम इतिहासकारों ने चंदू के राज्य को कहा है। मुस्लिम इतिहासकारों ने चंदों के राज्य को कहा है। उत्तराखंड के मानसखंड वाले क्षेत्र में चंद वंश का जिक्र है जिसमें चंद वंश के 62 राजाओं का उल्लेख है, और अगर आप इसका इतिहास पढ़ें तो इसके इतिहास में आप देखेंगे कि चंद राजाओं और मुस्लिम या मुगल राजाओं के बीच अच्छे संबंध हैं। इसी प्रकार जो मुस्लिम इतिहासकार रहे जिन्होंने इस क्षेत्र के विषय में लिखा, तो वो चंदू के राज्य को क्या कहते थे, तो चंदू के राज्य को अगर 6ठी सदी के आसपास अकबर के काल की बात करें तो उस वक्त हमारे जो कुमाऊं के नीचे वाला क्षेत्र या आप कहें उत्तराखंड के तराई वाला क्षेत्र है,
तराई वाला क्षेत्र को कहा गया है, तराई वाले क्षेत्र को, तराई वाले क्षेत्र को कहा गया है कुमायूं सरकार, कुमायूं सरकार। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? तराई वाले क्षेत्र को। पर प्रश्न हमसे पूछा कि मुस्लिम इतिहासकारों ने चंद के राज्य को क्या कहा है, तो राज्य को कहा गया भाई कुमायूं, कुमायूं, जबकि तराई वाले क्षेत्र को कहा गया कुमायूं सरकार। तो इस प्रकार मुस्लिम इतिहासकारों ने चंद के राज्य को क्या कहा है, तो सीधे कुमायूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 में एक मंदिर का जिक्र है जो आपके अल्मोड़ा में है। अगर ये मंदिर कहां है, तो मंदिर अल्मोड़ा है, और प्रश्न पूछ रहा है कि अल्मोड़ा के जाखंदेवी मंदिर से पुष्टि होती है। अब उत्तराखंड में कुमाऊं के अल्मोड़ा क्षेत्र में एक मंदिर है जिसका नाम है जाखंदेवी मंदिर। एक प्रकार से पूरा मोहल्ला है, जाखंदेवी के नाम से प्रसिद्ध है, और यहां पर जाखंदेवी मंदिर है। तो जाखंदेवी मंदिर में अब पुराने समय की अगर हम बात करें तो यहां पर चाहे महाभारत में आप देखें या पुराणों में देखें तो यहां पर बहुत सारी जातियों का उल्लेख है, जिसमें खस है, तंगड़ है ना, यक्ष हैं, किन्नर हैं, किरात हैं, बहुत सारी जातियों का जिक्र है। तो उन्हीं में से एक जाति के निवास की पुष्टि अल्मोड़ा के जाखंदेवी मंदिर से होती है, और वह जाति है यक्ष। अर्थात अल्मोड़ा के जाखंदेवी मंदिर से किसकी पुष्टि होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यक्षों के निवास की, यक्षों के निवास की। ठीक है, तो अल्मोड़ा के जाखंदेवी मंदिर से पुष्टि होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यक्षों के निवास की। बहुत सारी जातियों का जिक्र है यहां पर उत्तराखंड के अंतर्गत, और फिर उन्हें कब कैसे अंग्रेजी काल में किससे किस कैटेगरी में डाला, आदि आदि सारी चीजें हैं। तो इसी के संदर्भ में अगर ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के इस मंदिर की बात करें, जाखंदेवी मंदिर की, तो यहां पर हमें पुष्टि होती है यक्षों के निवास की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 8 है अशोककालीन अभिलेखों की खोज किसने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि अशोककालीन अभिलेख जो है एक हमारे राज्य में भी है, कालसी अभिलेख। फिलहाल यहां पर कालसी अभिलेख की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो उत्तराखंड में कालसी नामक स्थान पर जो है हमें कालसी अभिलेख मिला है अशोक का। अगर उसकी बात करें तो उसमें बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, मैं आगे उसकी भी एक वीडियो लाऊंगा कि 257 ईसा पूर्व लगभग स्थापित कराया है टॉन्स नदी, यमुना नदी, प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि है, उसमें अशोक ने या इस क्षेत्र को क्या कहा गया, यहाँ के लोगों को क्या कहा है, और उसमें क्या लिखा है कि मैंने मनुष्यों की, पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की है, हिंसा त्याग कर हिंसा अपनाइए, है ना, क्षेत्र को प्रांत, बहुत सारी चीजें हैं अशोककालीन कालसी शिलालेख लेख के अंतर्गत। लेकिन अगर मैं पूरे अशोककालीन शिलालेखों की बात करूं तो उनमें जो खोज की बात है वो किसने की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, और इसकी खोज की है पाद्रेटी फैंथलर ने। किसने की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पाद्रेटी फैंथलर, पाद्रेटी फैंथलर ने। अगर अशोककालीन अभिलेखों की खोज की बात करेंगे तो पाद्रेटी फैंथलर। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कालसी अभिलेख की बात करेंगे तो जेम्स फॉरेस्ट ने। और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं अशोककालीन अभिलेखों से जुड़े या फिर हमारे राज्य में स्थित कालसी अभिलेख से जुड़े। फिलहाल अशोककालीन अभिलेखों की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाद्रेटी फैंथलर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और प्रश्न है कि कत्यूरी राजाओं के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कत्यूरी वंश, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के संदर्भ में, तो कत्यूरी वंश उत्तराखंड का सबसे ख्याति प्राप्त वंश है, कत्यूरी वंश। तो इसके जो ताम्रपत्र हमें मिले हैं वो कहां से मिले हैं, इस प्रश्न के जरिए। अब फिर उस ताम्रपत्र में पूरी शासन व्यवस्था उनकी जो है राजनीतिक
शासन व्यवस्था के अंतर्गत किसे क्या कहा गया, है ना, किसे अक्षपट्टिलिका कहा गया, किसे भृत्य कहा गया, किसे सेवक कहा गया, इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से पूछा गया कि कत्यूरी राजाओं के ताम्र पत्र प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कहां से, बैजनाथ से। तो कत्यूरी राजाओं के ताम्र पत्र प्राप्त हुए हैं बैजनाथ या फिर चंपावत, बैजनाथ और चंपावत से। तो इस प्रकार से कत्यूरी राजाओं के ताम्र पत्र हमें प्राप्त हुए हैं बैजनाथ और चंपावत से। बाकी इसके विषय में पूरा जब क्लास चलेगी तो पूरा कत्यूरी काल को मैं अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और वह प्रश्न है अशोककालीन अभिलेखों को किसने पढ़ा। अच्छा, ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बता रहा था कि अशोककालीन, तो हमने ये पढ़ा था कि अशोककालीन अभिलेखों की खोज किसने की, तो हमने कहा था पादरे टी फैंतलर। उत्तराखंड के कालसी अभिलेख की खोज किसने की, तो जेम्स फॉरेस्ट। और अगर बात करें कि अशोककालीन अभिलेखों को किसने पढ़ा है, तो यह है जेम्स प्रिंसेप। क्या है, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसेप। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में मिल गए कि अशोककालीन अभिलेखों को किसने पढ़ा, जॉन्स प्रिंसेप। अब अशोककालीन अभिलेखों को किसने खोजा, पादरे टी फैंथलर। और जो राज्य में हमारे कालसी अभिलेख है इसे किसने खोजा, तो जेम्स फॉरेस्ट। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं यहां पर आपको याद रहेंगे। तो इस प्रकार यह 10 प्रश्न जो थे उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड मैं आपके समक्ष लाया। आशा करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और आप को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आगे बढ़ाएं, शेयर करें, और मुझे भी मजबूती दे कि मैं आगे को और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले 10 प्रश्नों में, तब तक के लिए धन्यवाद।